अंडरग्राउंड फूड चैलेंज। एक गांव में एक हुक्कू नाम का आदमी रहता था। वो देखने में हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था। हुक्कू बहुत ज्यादा खाने का शौकीन था। हुक्कू अपने खाने की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। वो लोगों के साथ तरह तरह के फूड चैलेंज करता था और जीतता भी था। हुक्कू ने एक कुत्ता भी पाला हुआ था। वो जिस भी फूड चैलेंज में जाता अपने कुत्ते को साथ लेकर जाता। उसी गांव में सोनू नाम का एक आदमी अपनी बीवी कविता के साथ रहता था। सोनू एक गरीब आदमी था, लेकिन वो अक्लमंद था। एक दिन हुक्कू ढाबे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी वहां सोनू आता है और वो एक कप चाय लेकर पीने लगता है। अरे, तुम तो वही हो ना जो लोगों के साथ तरह तरह के फूड चैलेंज रखता है। हाँ, तुमने सही पहचाना। मेरा नाम हुक्कू है। हम जैसों को तो पेट भरने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, लेकिन तुम तो अपना पेट भरने के साथ पैसे कमाते हो। बढ़िया काम है। मेरे जितना खाना खाना बच्चों का खेल नहीं है। तुम जिस दिन मेरे साथ फूड चैलेंज खेलोगे तो पता चल जाएगा। क्या कहते हो जाए मुकाबला? अरे नहीं नहीं, आज नहीं। इतना कहकर सोनू वहां से चला जाता है। सोनू घर पहुंचने पर अपनी बीवी कविता के पास जाता है। कविता, पता है आज मुझे हुक्कू मिला था। हुक्कू? ये कौन है? वही आदमी जो लोगों के साथ फूड चैलेंज खेलता है। वो तो मुझे भी फूड चैलेंज खेलने को बोल रहा था। अच्छा, अजी तो एक काम करिए ना, आप भी उससे फूड चैलेंज खेल लीजिए। अगर हार गया तो पैसे भी देने पड़ सकते हैं। एक बार फूड चैलेंज खेल कर तो देखिए। कविता के बहुत कहने पर सोनू फूड चैलेंज खेलने के लिए मान जाता है। सोनू अगले दिन हुक्कू के पास जाता है। हाय हुक्कू भाई, कैसे हो? अरे, तुम तो सोनू हो। बोलो, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ फूड चैलेंज खेलोगे? क्या कहा? फूड चैलेंज खेलोगे तुम, वो भी मेरे साथ? हाँ हाँ, सही सुना तुमने। ठीक है, चलो आओ खेलते हैं फिर। हुक्कू बहुत सारी खाने की चीजें लाता है और एक टेबल पर रख देता है। अरे वाह, इतना सारा खाना! चिकन फ्राई, चिकन लेग पीस, तंदूरी चिकन, मजा आ गया खाने में तो शुरू करें अपना चैलेंज। हुक्कू के कहते ही दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। हुक्कू चुपके से तंदूरी चिकन अपने कुत्ते को खिला देता है। देखते ही देखते हुक्कू सारा खाना खत्म कर देता है और जीत जाता है। देखा, मैं फिर से जीत गया। चलो लाओ मेरे पैसे। ओह शिट! सोनू शर्त के मुताबिक हुक्कू को पैसे देकर चला आता है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बस हार गया मैं फूड चैलेंज में। हे भगवान, ये हुक्कू का बच्चा कितना खाता है, इसकी सांस भी नहीं फूलती क्या? ये सुनकर सोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वाह मेरी जान, क्या आइडिया दिया है! क्या हुआ जी? हमारे बंजर खेत में जो हमने पानी के लिए अंडरग्राउंड बनवाया था, उसी में फूड चैलेंज खेलूंगा। मोटा होने की वजह से हुक्कू दमे का मरीज है। अगर मैं जमीन के अंदर उसके साथ फूड चैलेंज खेलूं तो मैं जीत सकता हूं। अगले ही दिन सोनू ने हुक्कू को फूड चैलेंज किया। फिर इससे हारना है क्या तुम्हें? इस बार अंडरग्राउंड फूड चैलेंज होगा। हम दोनों जमीन के अंदर ही खाना खाएंगे। हुक्कू सोचता है कि वो जमीन के अंदर भी अपना कुत्ता ले जाएगा और चुपके से उसे खाना खिला देगा और बेईमानी करके जीत जाएगा। हुक्कू सोनू की शर्त मान लेता है। अगले दिन हुक्कू, उसका कुत्ता, सोनू और उसकी पत्नी अपने बंजर खेत में जाते हैं और एक रास्ते के जरिए वो नीचे पहुंच जाते हैं। कविता ने पहले से ही तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई, बर्गर, चाउमीन सब मंगवा लिया था। कविता कुत्ते और हुक्कू के बीच में आकर बैठ जाती है ताकि हुक्कू बेईमानी ना कर पाए। दोनों में फूड चैलेंज शुरू हो जाता है। खाते खाते अचानक हुक्कू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसका कुत्ता भी उससे दूर था, वो बेईमानी भी नहीं कर सकता था। अरे बाप रे, अब और मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैं अपनी हार मानता हूँ। ये सुनकर वो सारे बाहर आते हैं। हुक्कू सोनू को पैसे देता है और चला जाता है। सोनू और कविता भी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।
इस तरह सोनू ने अपनी अक्लमंदी से फूड चैलेंज को जीत लिया था। सास बहू चिकन लेग पीस चैलेंज। बस्तीपुर नाम के एक गांव में एक रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। रीमा की अभी नई शादी हुई थी। उसका पति सोहन शहर में जॉब करता था। रीमा यहाँ अपने सास ससुर के साथ रहती थी। रीमा को खाने में चिकन बहुत पसंद था। वो हर रोज चिकन बनाकर खाती थी। वहीं उसकी सास साउथ मूवी की शौकीन थी। वो हर दम साउथ की मूवी देखती रहती तो थी। ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए, अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़। एक दिन रीमा ने अपने ससुर जी से कहा, ससुर जी, ओ ससुर जी। हाँ बहू रानी बोलो। ससुर जी, मेरे लिए चिकन ले आओ, मेरा बड़ा मन कर रहा है चिकन खाने का। तभी रीमा की सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, फिर से चिकन? अभी नई नई शादी हुई है बेटा, कुछ तो शर्म करो। रोज रोज तू चिकन ही खाती है। तेरे अब्बा यहाँ मुर्गी फार्म खोल गए थे क्या? हाँ, जो रोज रोज इतना चिकन खाती है। मेरा बेटा जितने पैसे भेजता है उन सब का तो ये लड़की चिकन ही खा जाती है। अरे माँ जी, अब चिकन खाने में शर्माना कैसा? मुझे तो चिकन बहुत ही पसंद है। आपको भी तो साउथ की मूवीज बहुत पसंद है। आप क्या जानोगे इसके लेग पीस का स्वाद? आप तो खाती ही नहीं हो चिकन। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो ना जाने कितने चिकन तल के खा गई। चिकन खाने में पूरे गांव में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये मजबूत दांत हैं बहू, चिकन खाकर उसका आकार बदल देता है। और हाँ, इन दांतों ने लेग पीस छोड़े हैं, चबाना नहीं भूले। चिकन खाने में तो मेरा भी कोई तोड़ नहीं है माँ जी। चलो तो आज चिकन लेग पीस चैलेंज करके देख लेते हैं, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी आपका ये चैलेंज मंजूर है। तभी रीमा का ससुर बोलता है, अरे जाने दो, कोई बात नहीं। चिकन के लिए अब तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? नहीं कटप्पा, इसने मुझे ललकारा है। माहेशमती की शपथ, इस लेग पीस चैलेंज में तो मैं ही जीतूंगी। हाँ कटप्पा, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई कटप्पा अटप्पा नहीं हूँ। और कौन सा माहेश्वती, बस्तीपुर में रहते हैं हम। भल्लाल देव, तुम्हारा इतना दुस्साहस? आए, लगता है इसके सिर पर देव सेना आ गई है। ये आदमखोर नहीं, आदमी खोर बन गई है। इससे पहले ये और कुछ बोले, चुपचाप चिकन ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चिकन ले आता हूँ। रीमा का ससुर बाजार जाता है और वहाँ से 4 किलो चिकन लेग पीस ले आता है। ये लो बहू, अब तुम्हें जैसे बनाना है बनाओ और खाओ। रीमा और उसकी सास चिकन लेग पीस को चटपटा मसाला लगाकर फ्राई करती है। सारा चिकन फ्राई होने के बाद बहू चिकन को टेबल पर ले आती है और चिकन को 2-2 हिस्सों में बराबर बांट देती है। ये लो माँ जी, 2 किलो चिकन लेग पीस, 2 किलो आपका और 2 किलो मेरा। अब जो भी पहले चिकन लेग पीस खत्म करेगा वही विनर होगा। अगर मैं जीती तो आपको साउथ मूवी देखनी छोड़नी होगी, और अगर आप जीती तो मैं रोज रोज चिकन नहीं खाऊंगी। ठीक है, मंजूर है मुझे। रीमा और उसकी सास दोनों चिकन लेग पीस खाना स्टार्ट करते हैं। माँ जी, चिकन लेग पीस तो बहुत ही लाजवाब बना है। हाँ, सही कह रही है, ये तो बहुत ही चटपटा है। दोनों जल्दी जल्दी चिकन लेग पीस खाते हैं, लेकिन रीमा की सास का पेट भर जाता है और वो थक जाती है। अरे भगवान, अगर नहीं खाया जा रहा है तो छोड़ दो। मुर्गी पराई है लेकिन पेट तो अपना है ना। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो। अरे आसमान में पत्थर से नहीं, पॉल्यूशन की वजह से छेद होता है, और इंसान को हर काम अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। रीमा की सास के सर पर बस जीतने का जुनून सवार था। वो और जल्दी जल्दी खाने लगती है और आखिर में उसने सारा चिकन लेग पीस रीमा से पहले खत्म कर दिया। ये देखकर रीमा भी दंग रह गई। देखा, मैंने कहा था ना, मैं ही जीतूंगी। क्यों बहू, हिला डाला ना। मेरी सास तो मुझसे भी ज्यादा चटोरी है।
इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। शर्त के मुताबिक अब रीमा रोज चिकन ना खाकर कभी कभी चिकन खाती है और बाकी दिन हरी सब्जियां खाती है। केरल के एक गांव में हीरा नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। हीरा के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी रहती थी। हीरा के पास एक नाव थी, वो एक नाविक था। अपनी नाव से वो समुंदर से मछलियां पकड़कर लाता और बाजार में बेचता था। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। उसका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। गरीब होने की वजह से उसकी बीवी भी उसे रोज ताने मारती थी। एक दिन हीरा अपनी नाव लेकर समुद्र में गया। उसने मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंका, लेकिन उस दिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। आज तो एक भी मछली नहीं फंसी, अब मैं खाली हाथ कैसे घर वापस जाऊंगा। हीरा नाव को किनारे पर बांधकर घर की तरफ जाता है। घर पहुंचने पर, आ गई जी तुम, कल आए हो आज? आज एक भी मछली नहीं फंसी। आज का दिन ही बेकार था। मैं जब से तुम्हारे साथ शादी करके आई हूँ तब से तुम्हारे साथ गरीबी ही झेल रही हूँ। अपने पड़ोसी पिंकी के पति को तो देखो, अपनी बीवी के लिए हर दम कुछ ना कुछ लाता ही रहता है। तो मैंने कौन सा तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, और इससे पहले तुम कौन सी बड़ा महारानी की तरह रहती थी। देखो, ऐसा तो नहीं है कि मैं काम नहीं करता हूँ। मैं तो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, और पैसों का कोई पेड़ नहीं होता है जो बस जाओ और तोड़ लाओ। पैसे मेहनत से ही कमाए जाते हैं। हाँ हाँ, बड़े आए किस्मत बदलने वाले। तुम तो बस खुली आंखों से ही सपने देखो। मेरे तो कर्म ही फूटे थे जो मेरी शादी तुमसे हुई। इस घर में तो तुमने रोज का कलेश लगा रखा है, जबकि घर की सारी जिम्मेदारियां मैं ही निभाता हूँ। हाँ हाँ, सब कुछ तो तुम ही करते हो, और अब सब कुछ तो तुम्हारा ही है। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ बस। तुम तो बस हर बात गलत समझती हो। तुमसे बहस करना ही बेकार है। हीरा वहाँ से चला जाता है और जाकर चारपाई पर सो जाता है। अगली सुबह हीरा उठता है और नाश्ता पानी करने के बाद अपना जाल लेता है। तभी उसके पास उसकी बेटी आती है। पापा पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे गुड़िया, तुम कहाँ मेरे साथ चलोगी? तुम यहीं अपनी मम्मी के पास रहो। उसके बहुत जिद करने पर हीरा उसे भी अपने साथ ले जाता है। दोनों नाव में बैठ जाते हैं। हीरा चुपचाप चलता है। समुद्र में कुछ दूर जाने के बाद हीरा पानी में जाल फेंकता है। तभी समुद्र में मौसम खराब हो जाता है। तेज लहरें उठने लगती हैं। पापा, ये क्या हो रहा है? डरना मत बेटी, मैं हूँ ना। नाव लहरों के साथ बहने लगती है और दूर एक टापू पर जाकर अटक जाती है। हीरा और उसकी बेटी दोनों नाव से उतरते हैं। उस टापू पर एक छोटा पेड़ था। आज का दिन ही बेकार था। आज तो बहुत बुरा फंस गए। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे साथ मत आओ। आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई डर नहीं है पापा। दोनों उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। समुद्र में लहरें बहुत तेज हैं। नाव नहीं चल पाएगी और मेरा जाल भी समुद्र में ही गिर गया। अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? जाल खरीदना तो दूर, मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं हैं। पता नहीं ये भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता। काश कि कोई ऐसा पेड़ होता जिसमें पैसे ही पैसे लगे होते। उसकी ये बात सुनकर पेड़ हिलने लग जाता है। अरे, ये पेड़ कैसे हिल रहा है? तभी उस पेड़ में नोट ही नोट लग जाते हैं। ये देखकर दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे गुड़िया, इस पेड़ पर नोट लगे हुए हैं, तुझे भी दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे भी दिख रहे हैं। कहीं हम दोनों सपना तो नहीं देख रहे हैं? यकीन नहीं होता, सपना सा लग रहा है। दोनों उस पेड़ को छूते हैं और फिर हीरा उसमें से एक नोट तोड़ता है। अरे अरे अरे, ये तो सच है। ये तो असली नोट है, बिल्कुल असली। हाँ, ये तो सच में असली नोट ही है। लेकिन ये पेड़ यहाँ आया कैसे? क्या हम इन पैसों को ले सकते हैं? तभी पेड़ बोलता है, हाँ, मैं इस धरती पर तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम बहुत गरीब हो लेकिन ईमानदार हो। तुमने कभी भी इस गरीबी के लिए भगवान को नहीं कोसा, बल्कि मुश्किल घड़ी में तुमने सब्र से काम लिया। अब ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। तुम जितने चाहे पैसे तोड़ सकते हो।
ये सुनकर हीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों उस पेड़ से नोट तोड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों उस पेड़ से बहुत सारे नोट तोड़ लेते हैं। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तूफान थमने के बाद हीरा वो सारे पैसे अपनी नाव में रखकर अपनी बेटी के साथ अपने घर चला जाता है। मुन्नी का मैजिक विद गॉड। अब वक्त आ गया है पृथ्वी पर जाने का। भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और एक भिखारी का रूप धारण कर लेते हैं और भिखारी के रूप में ही मुन्नी के पास जाते हैं। एक गांव में मंजू नाम की एक औरत रहती थी। मंजू की 2 बेटियां थी। एक उसकी अपनी सगी बेटी थी और दूसरी सौतेली बेटी थी। मंजू की सगी बेटी का नाम गुड़िया था और सौतेली बेटी का नाम मुन्नी था। मंजू दोनों बेटियों में बड़ा भेदभाव करती थी। वो अपनी सगी बेटी को खूब प्यार करती और मुन्नी को बुरा भला कहती रहती। मंजू अपनी सगी बेटी को चिकन खिला रही थी कि तभी वहाँ मुन्नी आती है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना दो ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ। आजा मुझे खा ले चुड़ैल, पैदा होते ही तो अपनी सगी माँ को खा गई, तब भी तेरी भूख नहीं मिटी, अब तुझे चिकन भी चाहिए? हाँ, अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातों को सुनकर मुन्नी को बहुत दुख होता है। वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर सर नीचे करके रोने लगती है। मुन्नी के साथ हो रहे भेदभाव को भगवान शिव ऊपर से देख रहे थे। मंजू के पापों का घड़ा भर चुका है, लगता है अब इसे सबक सिखाना ही होगा। अब वक्त आ गया है पृथ्वी पर जाने का और इस सौतेली माँ को सबक सिखाने का। भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और एक भिखारी का रूप धारण कर लेते हैं और भिखारी के रूप में ही मुन्नी के पास जाते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा। भिखारी की आवाज सुनकर मुन्नी सर उठाती है। उसके आंसू देख भिखारी मुन्नी से पूछता है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें खिलौने चाहिए? नहीं बाबा, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है, वो बस मेरी दूसरी बहन को ही प्यार करती रहती है और मुझे आज खाना भी नहीं दिया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पता नहीं वो ही मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। तभी वहाँ पर मंजू एक प्लेट में दाल रोटी लेकर आती है और मुन्नी से कहती है, ये ले आफत की पुड़िया, दाल चावल रोटी खा ले, वरना अगर मर गई तो खामखा पुलिस मुझे ले जाएगी। भरी जवानी में मैं क्यों पुलिस के डंडे खाऊं? मेरा तो मेकअप ही खराब हो जाएगा। अरे बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। भगवान के नाम पर? भगवान के नाम पर चाहिए तो मंदिर में जाकर मांगो ना, यहाँ कुछ नहीं है। ये कहकर मंजू भिखारी को वहाँ से भगा देती है। भिखारी जाने लगता है तो मुन्नी अपना खाना उस भिखारी को दे देती है। अरे पागल लड़की, ये क्या किया? खाना फ्री का आता है क्या? माँ, भूखे को खाना खिलाना चाहिए ना, पुण्य मिलता है। हाँ, अब रात तक कोई खाना नहीं मिलेगा, पुण्य से ही पेट भर ले, समझी? इतना कहकर मंजू वहाँ से चली जाती है। खाना लेकर भिखारी भी वहीं थोड़ी दूर पर बैठ जाता है। मुन्नी भी घर के बाहर ही जाके बैठ गई। भिखारी का रूप लिए शिवजी ने अपनी लाठी घुमाई और जादू से मुन्नी के पास खूब सारे अच्छे अच्छे पकवान आ गए। इतना स्वादिष्ट खाना देख मुन्नी खुश हो जाती है। अरे वाह, इतने अच्छे अच्छे खाने, वो भी इतने सारे, लगता है भगवान ने खुश होकर दिए हैं मुझे। मुन्नी उन स्वादिष्ट पकवानों को खाने लगती है। तभी उसकी सौतेली माँ मंजू वहाँ आ जाती है। अरे मुन्नी, ये सब तू कहाँ से लाई? वो मैं माँ जी, वो हाँ ठीक है, बस चल इधर ला खाना। सारा खाना तू खा जाएगी तो तेरी आदत खराब हो जाएगी। मंजू मुन्नी से वो सारा खाना छीन लेती है। ये सब होता हुआ भिखारी के रूप में शिवजी देख रहे थे। अच्छा बच्चू, अभी मजा चखाता हूँ। मंजू जैसे ही उसमें से बर्गर को अपने मुंह में रखती है, बर्गर बम बन जाता है और मंजू के मुंह में ही भड़ाम से फूट जाता है। मंजू का पूरा मुंह काला हो जाता है। ये देखकर मुन्नी हंसने लगती है। तो ये भगवान मेरा मेकअप, कल मुंह ही तूने ही ये बम फोड़ा है ना? अभी बताती हूँ तुझे। मंजू जैसे ही उसको मारने के लिए आगे बढ़ी, भिखारी ने फिर अपनी लाठी घुमाई और जादू से वहाँ केले का छिलका रख दिया।
मंजू का पैर जैसे ही छिलके पर पड़ा वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। आय अम्मा, मर गई मेरी कमर। तभी भिखारी बने शिव जादू से वहाँ खूब सारे पटाखे छोड़ देते हैं। ओए अम्मा, ओए पापा, हे भगवान बचा लो मुझे, मंदिर में रोज दान करूंगी। तभी भिखारी बने शिव जादू से पटाखे गायब कर देते हैं और अपनी असली रूप में आ जाते हैं। ये तुम्हारे पापों की सजा थी जो तुम दो बेटियों में इतना भेदभाव रखती हो। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बचाया कि तुम मंदिर में दान करो, बल्कि इसीलिए बचाया कि तुम सगी और सौतेली औलाद में फर्क ना करो। अब तुमने उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है तो फिर उसमें भेदभाव क्यों? अगर अब दोबारा ऐसी गलती की तो सीधा बम से उड़ा दूंगा। नहीं नहीं भगवान जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं मुन्नी को अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। मुन्नी और गुड़िया में कभी भेदभाव नहीं करूंगी। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया। मंजू मुन्नी को अपने गले से लगा लेती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है मंजू, जाओ, तुम्हें माफ किया हमने। इतना कहकर भगवान शिव चुटकी बजाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मछली का खजाना। राम और श्याम नाम के दो मछुआरे दोस्त समुद्र के पास मछली पकड़ने का काम करते थे। राम एक मेहनती आदमी था और श्याम कामचोर। राम सुबह मछली पकड़ कर लाता था, लेकिन श्याम उसमें से आधी मछलियां रख लेता था। एक दिन गुस्सा होकर राम ने श्याम से कहा, श्याम भाई, मैं सुबह 4 बजे उठ के समुद्र में बोट लेकर मछलियां पकड़ने जाता हूँ। तुम घर में रहते हो और 8 बजे तक सोते हो, पर जब मैं मछलियां पकड़ कर लाता हूँ तो तुम उसमें से आधी मछलियां रख लेते हो। यह अच्छी बात नहीं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम दुगनी मछलियां पकड़ कर ला सकते हैं। राम की ये बात सुनकर श्याम अकड़ कर बोला, मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता और आधी मछलियाँ तो तुम्हें देनी ही होंगी, क्योंकि बोट हम दोनों ने मिलकर खरीदी है। राम एक भला इंसान था, इसीलिए श्याम को झगड़ता देख वो वापस आ गया और सारी बात घर पर बताई। राम की बात सुनकर राम की बेटी राधा बोली, आप चिंता मत कीजिए पापा, मैडम कहती है जो लोग आलसी होते हैं वो एक ना एक दिन पछताते हैं और मेहनत करने वाला इंसान जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। रही बात आपकी मदद की, तो स्कूल जाने से पहले मैं आपकी मदद करने चला करूंगी। अपनी छोटी सी बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर राम को बहुत खुशी मिली। राम और उसकी बेटी दोनों अब साथ मछलियां पकड़ने जाते। राम जाल फेंक के मछलियां पकड़ता और उसकी बेटी राधा उन मछलियों को साफ करके टोकरी में जमाती। पापा वो देखो, वो कितनी बड़ी मछली है। हाँ, आज तक मैंने इससे बड़ी मछली यहाँ नहीं देखी। आओ इसे पकड़ते हैं। ये कहकर राम ने जाल फेंका और मछली पकड़ में आ गई, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। बेटी, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है ये रोने की आवाज मछली में से आ रही है। वो डरते हुए मछली के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचते ही वो मछली और जोर से रोने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत पकड़ो। लेकिन अगर हम मछुआरे मछली ही नहीं पकड़ेंगे तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें पकड़ना मेरी मजबूरी है। लेकिन पिताजी, हमसे आज तक किसी मछली ने अपनी जान की भीख नहीं मांगी है। इसका रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा। देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा। चलो हम इसे छोड़ देते हैं। और जैसे ही राम ने उस मछली को छोड़ा तो उस मछली ने और बड़ा रूप ले लिया और उन दोनों से खुश होकर बोली, मैं कोई आम मछली नहीं, मछलियों की रानी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। एक मछुआरा होते हुए तुम्हारे दिल में मछली के लिए दया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मेरे पेट के अंदर ढेर सारा सोना, खजाना, हीरे जवाहरात है। तुम इन्हें लेकर एक अच्छा जीवन जी सकते हो। और जैसे ही राम और उसकी बेटी राधा ने मछली के पेट का वो खजाना देखा तो दोनों दंग रह गए। उन्हें मछली की रानी के पेट में बहुत सारा धन दिखा। मछली की रानी वो सारा धन देकर उन्हें वहाँ से चली गई। जब वो वापस लौटे तो श्याम ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतना खजाना कहाँ से आया? ये तो हमको मछली की रानी ने दिया है। तो मैं भी कल जाऊंगा और मछली की रानी के पेट से खजाना लेकर आऊंगा।
और अगले दिन शाम भी खजाने की तलाश में समुद्र में गया। उसकी भी परीक्षा लेने के लिए मछली रानी वहां पहुंची। शाम ने उसे पकड़ लिया और वो रो के बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन शाम एक लालची इंसान था, तो उसने मछली की रानी से कहा, नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पेट में खजाना है। मैं तुम्हारा पेट काटूंगा और सारा खजाना लेके अमीर बन जाऊंगा। इतना कहकर उसने चाकू लेकर मछली को मार दिया और इससे गुस्सा होकर मछली की रानी एक तूफान में बदल गई और उसने शाम की बोट डुबा दी और शाम पानी में डूब गया। राम को उसके अच्छे होने का इनाम मिला और शाम को उसके लालची होने की सजा। तभी कहते हैं, लालच करना बुरी बात होती है। मैजिकल हैन और ऑमलेट वाला। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने उसे रोका और वो औरत एक खूबसूरत परी में बदल गई और रजिया से बोली, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। उत्तर प्रदेश के गांव में अब्दुल नाम का एक मेहनती इंसान रहता था जो ऑमलेट बेचकर अपना घर चलाता था। उसकी एक रजिया नाम की लड़की थी जिसका सपना था डॉक्टर बनने का और वो उसके लिए दिन रात मेहनत करती थी। वो जब भी अपने पापा का हाथ बटाने आती तो उसके पिताजी मना कर देते, नहीं बेटी, तुम ये ऑमलेट मत बनाओ, तुम्हें तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है। ठीक है पिताजी, लेकिन जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगी आपको काम नहीं करने दूंगी, आप बस आराम करना। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रजिया के डॉक्टर बनने का सपना टूट सा गया। रजिया के पिता का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उन्हें 2 साल तक बिस्तर से उठने के लिए मना कर दिया। रजिया को ऑमलेट बनाना आता ही नहीं था, ना ही वो ठेला लगा सकती थी, इसीलिए वो जंगल जाकर लकड़ियां बिनकर लाती और उन्हें शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट पालती। उसकी पढ़ाई भी पूरी तरह छूट गई। एक बार जब वो लकड़ियां बिनने पास के जंगल गई तो उसे किसी के रोने की आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। रजिया दौड़कर उस आवाज की ओर गई। उसने देखा एक अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत रो रही थी। उसके पूरे शरीर पर घाव और फोड़े थे। उसने जाकर उससे पूछा, माँ जी, आपको क्या हुआ है? मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिस वजह से मेरा शरीर धीरे धीरे गल रहा है। अगर पास वाली पवित्र नदी से पानी लाकर मुझ पर छिड़का जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त माँ जी? मैं तो उस पानी से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मुझको ठीक करने वाले इंसान को ये बीमारी हो जाएगी। रजिया ने कुछ सोचा और कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको यूं दर्द में नहीं देख सकती। आप मेरी दादी की उम्र की हो, मैं आपकी बीमारी लेने को तैयार हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने उसे रोका और वो औरत एक खूबसूरत परी में बदल गई और रजिया से बोली, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज तक तुम जैसा भला इंसान मैंने कभी नहीं देखा जो दूसरों का दर्द और बीमारी अपने ऊपर ले। बोलो, तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर रजिया ने सारी बात परी को बताई कि कैसे पिता का ऑमलेट का ठेला ना लग पाने की वजह से उनका परिवार भूखा मर रहा है। उसकी बात सुनकर उस परी ने एक मुर्गी रजिया को देकर कहा, ये एक जादुई मुर्गी है, बाकी मुर्गियां तो सिर्फ अंडे देती हैं, ये मुर्गी तो सीधा ऑमलेट देगी, वो तुम जितने चाहोगी उतने। रजिया उस जादुई मुर्गी को लेकर घर आ गई और उसने फिर से ठेला लगाना शुरू कर दिया। वो एक कमरे में मुर्गी को छिपाकर ऑमलेट बनाने का नाटक करने लगी ताकि किसी को जादुई मुर्गी का पता ना चले। वो मुर्गी दिन में जितने ऑमलेट चाहे उतने देती। यही नहीं, उसके ऑमलेट सबसे टेस्टी थे। इस वजह से बाकी ऑमलेट बेचने वालों के यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया। इस बात से जलकर उनके पड़ोसी सलमान ने चुपके से उस कमरे में झांका तो उसे वो जादुई मुर्गी दिख गई। उसके मन में लालच आ गया और वो मुर्गी चुराकर घर ले आया। अब मैं भी इस जादुई मुर्गी से ऑमलेट बनाकर बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। चल मुर्गी, वैसा ही टेस्टी ऑमलेट दे और मुझे अमीर बना दे। लेकिन उस जादुई मुर्गी ने बदले में उसे इतना कड़वा और बदबूदार ऑमलेट दिया जिसे खाकर लोगों ने उल्टी के साथ ही लालची सलमान की पिटाई लगा दी और वो जादुई मुर्गी वापस रजिया के घर चली गई। रजिया फिर से जादुई मुर्गी का ऑमलेट बेचकर पैसे कमाने लगी और एक दिन डॉक्टर बन गई।
उसके पिता अब्दुल भी ठीक हो गए। इसके बाद रजिया ने उस मुर्गी को जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि अब वो मेहनत करके पैसा कमा सकती थी। भिखारी बना करोड़पति। रामनगर के एक गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। ये मंदिर बहुत पुराना था और इस मंदिर के अंदर भगवान शिव जी की एक बहुत पुरानी मूर्ति रखी थी। इस मंदिर में गांव के सभी लोग पूजा करने आते थे। इस मंदिर में एक पुजारी भी था। पुजारी रोज मंदिर में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करता था। इस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी रहता था। वो मंदिर के बाहर भिक्षा मांग कर अपना गुजर बसर करता था। मंदिर में आने वाले लोग पूजा के बाद पुजारी को दक्षिणा देते थे और बाद में पुण्य का काम समझकर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को भी कुछ पैसे या खाने पीने की चीजें बांटते थे। बूढ़ा भिखारी: भगवान, इस बुढ़ापे में मुझसे मांगा नहीं जाता, तुम मेरी कोई मदद करो भगवान। एक दिन मंदिर में एक चोर आता है। चोर की नजर मंदिर में रखे शिवजी की बहुत पुरानी मूर्ति पर पड़ती है। चोर वहां बैठे पुजारी से पूछता है: पुजारी जी, ये शिवजी की मूर्ति तो बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीद के लाए थे? हे जजमान, ये शिव जी की मूर्ति हम नहीं लाए हैं। ये मूर्ति अति 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 पुरानी प्राचीन काल की मूर्ति है। अच्छा जी। पुजारी चोर को प्रसाद देते हुए: ये लो जजमान, प्रसाद खाओ। चोर प्रसाद लेता है और खा लेता है। अब चोर की नजर में वो मूर्ति चमकने लगी थी। वो मूर्ति को देखकर सोचने लगा: अरे, इस मंदिर में तो इतनी कीमती मूर्ति रखी है, इतनी पुरानी मूर्ति, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। अगर मैं इस मूर्ति को चुरा लूं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। गाड़ी, बंगला, इज्जत, दौलत, शोहरत सब होगा मेरे पास। चोर उस मूर्ति को चुराने की तरकीब सोचता है। इस मूर्ति को कैसे चुराऊं यहाँ से? चोर पुजारी से कहता है: अरे पुजारी जी, आप अच्छे पुजारी नहीं हो, भगवान आपसे बहुत नाराज होंगे। नाराज अर्थात अप्रसन्न होंगे। हाँ हाँ, वही, अप्रसन्न होंगे। किंतु वो क्यों जजमान? अरे, आपने इतनी पुरानी मूर्ति रखी है भगवान की, मैं तो कहता हूँ तुम इसे बदल कर दूसरी मूर्ति ले आओ। ये कैसी अपमानजनक बात कर रहे हो जजमान? भला इस मूर्ति को मैं कैसे हटा सकता हूँ? नहीं जजमान, नहीं। इस मूर्ति के बारे में कदापि ऐसा विचार न लाएं। ये गांव वाले मुझे मंदिर से भगा देंगे। पुजारी की बात सुनकर चोर वहां से चला जाता है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को उस चोर की बातें कुछ ठीक नहीं लगी। चोर रास्ते में जाते हुए बड़बड़ाता है: लगता है ये पुजारी ऐसे नहीं मानेगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। अब मैं इस मूर्ति को आज रात ही चुरा लूंगा। देखते ही देखते सूरज डूब गया और रात हो गई। मंदिर में भी पुजारी अकेला था और मंदिर के बाहर वो बूढ़ा भिखारी सो रहा था। रास्ते भी एकदम सुनसान थे। चोर झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहा था। रास्ता तो एकदम साफ है और मंदिर में भी कोई नहीं है। बाहर बस ये बूढ़ा भिखारी है, ये मेरा क्या कर लेगा। यही सही मौका है इस मूर्ति को यहाँ से चुरा ले जाने का। चोर दबे पांव चलकर आता है और मंदिर में घुस जाता है। चोर भगवान शिव की मूर्ति को उठा ही रहा होता है कि वहां पुजारी आ जाता है। पुजारी चोर को पहचान जाता है। अरे जजमान, तुम तो वही आदमी हो जो सुबह मंदिर में आए थे। राम राम राम, ये तुम क्या कर रहे हो जजमान? ये तो पाप है। अबे चुप शैतान के मामा, साले टकले खबीज की औलाद। जजमान जजमान बोल के कान पका दिए। एक और बार जजमान बोला तो तू अभी रुक। चोर अपनी जेब से बंदूक निकालकर पुजारी को दिखाता है। ये देख, मेरे पास बंदूक है, गोली मार दूं? अरे जजमान, ये क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा, मेरा श्राद्ध कौन करेगा फिर? जिंदगी चाहता है तो मुझे मूर्ति चुराने दे।
अरे अरे चोर भाई, एक मूर्ति के लिए मुझे ही गोली मार दोगे? मैं क्या गोली खाऊं? मैं इसकी जगह दूसरी मूर्ति रखवा दूंगा। तुम इसे ले जाओ, अब बस मुझे मत मारो। इतना कहकर मंदिर का पुजारी वहां से भाग जाता है। मंदिर के अंदर से शोर की आवाज सुनकर बाहर लेटा बूढ़ा भिखारी अंदर आ जाता है। चोर, भगवान शिव की मूर्ति चुराने आया है। मैं तुझे इस मूर्ति को नहीं ले जाने दूंगा। अरे भिखारी, क्यों बुढ़ापे में मरना चाहता है? चोर उसे 100 रुपए फेंक के देता है। ये ले पैसे और चला जा यहाँ से। मैं तुम्हारी तरह बेईमान नहीं जो पैसे लेके ईमान बेच दूं। तो फिर अब तू गोली खा के मानेगा। चोर बंदूक निकालकर बूढ़े भिखारी की तरफ दिखाता है। एक आखिरी मौका देता हूँ, चला जा। भगवान शिव के लिए मैं मर भी जाऊंगा तो कोई गम नहीं। बूढ़े भिखारी की बात सुनकर चोर अपना रूप बदल लेता है और शिव जी का अवतार ले लेता है। ये देखकर बूढ़ा भिखारी दंग रह जाता है। ये सब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बालक। तुमने अपने प्राणों से भी बढ़कर मुझे माना है। मेरी मूर्ति के लिए तुम अपनी जान भी देने को तैयार थे। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव बूढ़े भिखारी से खुश होकर उसे बहुत सारा सोना और पैसा देते हैं। ये सब तुम्हारे लिए है। अब तुम भिखारी नहीं बल्कि अमीर बनकर जियोगे। बूढ़ा भिखारी वो सारा सोना और धन लेता है और चला जाता है। सच्चा भक्त वो नहीं जो सिर्फ मंदिर में पूजा करे। सच्चा भक्त तो वो है जो दिल से ईश्वर को माने। नागराज का खजाना। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों पर बहुत तरह के स्वादिष्ट फल लगते थे। उस जंगल में कई जानवर रहते थे, जैसे बड़े बड़े दांतों वाले हाथी, शेर, चीते, हिरन। लेकिन उस जंगल में जो जानवर सबसे ज्यादा थे वो थे नाग, जिन्हें सांपों का राजा भी कहा जाता है। उसी जंगल के पास कुछ घर भी थे। वहां एक घर में लालची पति पत्नी रहते थे। सुनो, हमारे इस जंगल में कितने सारे नाग हैं। क्यों ना हम उन्हें शहर में बेचकर खूब सारा पैसा कमाएं। फिर हमारे पास भी बड़ी गाड़ी होगी, स्विमिंग पूल होगा जिसमें गर्म पानी होगा। मेरे पास गहने भी होंगे। हाँ, सही कहा। हम ऐसा ही करते हैं। फिर हमारे पास भी शहर में बड़ा घर होगा। चलो अभी जंगल जाते हैं और नाग पकड़ कर लाते हैं। ये कहकर दोनों एक बड़ा थैला लेकर जंगल की ओर नाग पकड़ने निकल गए। लेकिन उनकी ये बात उनके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की सीता ने सुन ली और उसने अपने पिता को बताया। पिताजी, मैंने बगल वाले पति पत्नी को नाग पकड़कर शहर में बेचने की बात सुनी। ऐसे तो हमारे जंगल के सारे नाग खत्म हो जाएंगे। सही कहा। ये नाग और बाकी जानवर हमारी प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये जानवर नहीं होंगे तो ना तो ये जंगल होगा और ना ही इस धरती पर जीवन। हमें उन्हें रोकना होगा। मेरे पास एक प्लान है। इतना कहकर वो बाप बेटी उन पति पत्नी से नागों को बचाने के लिए उनके घर के पीछे झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी ही देर में वो पति पत्नी अपने बड़े से थैले में ढेर सारे नाग नागिन पकड़कर ले आए और उन्हें आंगन में रखकर सुबह शहर में बेचने का प्लान करने लगे और धीरे धीरे दोनों सो गए। लेकिन जैसे ही वो सोए, सीता और उसके पिता उन पति पत्नी के घर चुपके से पहुंच गए और चुपके से उनके नागों का वो थैला उठा ले आए। पिताजी, हमने नाग लालचियों के घर से चुरा तो लिए, लेकिन अब इनको करेंगे क्या? मैं जंगल में एक जगह जानता हूँ जहाँ सांपों के घर बने हुए हैं। हम इन नागों को वहीं आजाद कराते हैं। ये कहकर वो दोनों घने जंगल की ओर चल दिए और उन्होंने वो थैला खोलकर उन नागों को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो नाग बाहर आए, वो सारी जगह हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी और ढेर सारे पैसों से भर गई। तभी उन नागों का राजा नागराज बोला, तुम दोनों ने हम नागों को उन लालची पति पत्नियों की कैद से आजाद करके बहुत पुण्य का काम किया है। मैं नागों का राजा नागराज हूँ।
और मैं अपना ये सारा खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम ये ले जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जीना। सीता और उसके पिता ने उन नागों का धन्यवाद दिया और सारा खजाना लेकर घर आ गए। पर रास्ते में उन्हें वो लालची पति पत्नी मिले। उन्होंने उनसे पूछा कि वो ये खजाना कहाँ से लाए। जब सीता और उसके पिता ने उन्हें कुछ नहीं बताया तो वो उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां वो खजाना था। और जैसे ही उन्होंने नागराज का वो खजाना देखा वो खुश हो गए। वाह, यहाँ तो कितना सारा खजाना है। हम ये खजाना ले लेते हैं और मजे से जिंदगी काटेंगे। हाँ चलो ये खजाना ले चलते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि नागराज ने उन्हें फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था। जैसे ही उन लालची पति पत्नी ने वो खजाना छुआ वो खजाना गायब हो गया और वहाँ वो सारे नाग आ गए जिन्हें उन्होंने पकड़ा था। और सब ने उन्हें अपना बदला लेने के लिए डस लिया और उन्हें उनके पापों की सजा मिल गई। तभी कहते हैं लालच करना बुरी बात है और किसी की मदद करना अच्छी बात है। एग का बिजनेस। ईमान नगर नाम का एक गांव था। वहां पर राघवेंद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। राघवेंद्र का पोल्ट्री फार्म था जहां वो मुर्गियां पाला करता था। वो मुर्गियां जो भी अंडे देती वो उन्हें शहर में बेचने जाता और उन पैसों से अपना घर चलाता था। एक रोज उसके पास अजय नाम का एक लड़का नौकरी ढूंढते हुए आया। भाई साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। अगर आपके यहाँ कोई नौकरी है मेरे लायक तो मुझे दे दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। चल चल निकल यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। साहब, आपका इतना बड़ा फार्म है, मुझ गरीब के लिए कोई तो काम होगा। पहले कहाँ काम करते थे? साहब, पहले मैं एक स्कूल में बस ड्राइवर था। कोरोना के बाद स्कूल बंद हो गया और मेरी नौकरी चली गई, इसीलिए आपके पास मदद मांगने आया हूँ। भोले अजय को मजबूर देखकर राघवेंद्र के मन में लालच आ गया। वो अजय का फायदा उठाने की सोचने लगा। उसने कहा, देखो राघवेंद्र, वैसे तो मैं अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करता, पर तुम भले घर के दिख रहे हो तो तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ। तुम्हारा काम मेरी इस गाड़ी में अंडे रखकर सुबह शाम में देने जाना होगा, पर पैसे मैं तुम्हें हर अंडे के हिसाब से दूंगा, यानी जितने अंडे उतने रुपये। इतना सुनकर अजय खुश हो गया। उसने सोचा इतनी बड़ी गाड़ी में कम से कम 300 से 400 अंडे तो रोज के होंगे ही। इस हिसाब से महीने का 10 से 12 हजार हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि राघवेंद्र उसका फायदा उठाने वाला है। मंजूर है मालिक। लेकिन मेरी एक शर्त है, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जिसमें लिखा होगा कि तुम 3 महीने से पहले काम छोड़ नहीं सकते, ना ही मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। किसी ने भी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे दूसरे को 1 लाख रुपए देने होंगे। अजय मजबूर भी था और उसे ये भी लग रहा था कि 10 से 12 हजार की नौकरी तो 3 महीने क्या 3 साल भी ना छोड़े, इसीलिए वो मान गया। अजय को अपने जाल में फंसाकर राघवेंद्र खुशी से कच्चा बादाम गाने पे डांस करने लगा। उसने अजय को अगले हफ्ते से काम पर बुलाया। इन 6 दिनों में उसने कारीगर को बुलाकर एक बड़ा और नकली अंडा तैयार करने को कहा। कारीगर ने बिल्कुल असली अंडे जैसा एक नकली सफेद अंडा बना दिया। वो अंडा इतना बड़ा था कि उसके अंदर 400 से 500 अंडे आ जाएं और राघवेंद्र ने उस बड़े अंडे में सारे अंडे भर दिए। सुबह अजय जब राघवेंद्र के फार्म पर गया तो इतना बड़ा अंडा देखकर उसके होश उड़ गए। मालिक, ये किसका अंडा है? ये एक जादुई चिड़िया का अंडा है। वो चिड़िया रोज रात को मेरे घर आती है और ये अंडा देकर जाती है। अब इसे तुरंत शहर पहुंचा के आओ। अजय उसे शहर में राघवेंद्र के बताए पते पर दे आया। उधर राघवेंद्र ने अपने उस दोस्त को सारी बात बता दी और उसने सारे अंडे चुपके से खाली करके वो नकली अंडे शाम को वापस भिजवा दिए। जब अजय उस दिन के पैसे लेने राघवेंद्र के घर पहुंचा तो राघवेंद्र ने उसे 1 रुपये पकड़ा दिया, जिसे देखकर अजय के होश उड़ गए। लेकिन मालिक, मुझे अंडे शहर से लाने ले जाने में 5 घंटे लगे। इतनी मेहनत के सिर्फ 1 रुपये। हमारी यही बात तो हुई थी कि जितने अंडे उतने पैसे। लेकिन मालिक, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा अंडा ले जाना होगा। तो अंडे के साइज पर थोड़े ही बात हुई थी। नहीं मालिक, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा।
मैंने तो सोचा था महीने के 10-12 हजार रुपए हो जाएंगे, घर का खर्च चल जाएगा, लेकिन ऐसे तो महीने के 30 रुपए भी नहीं होंगे। इतने में राशन क्या, मेरी छोटी बच्ची के लिए लॉलीपॉप तक नहीं आएगा। मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। अजय की इस बात पर वो जोर जोर से हंसा और बोला, छोटी बच्ची हो क्या? तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अब 3 महीने से पहले नौकरी छोड़ी तो तुमको पूरे 1 लाख रुपए देने होंगे। ये सुनकर अजय दुखी हो जाता है और राघविंदर खुश। अब मजबूरी में अजय को अंडे की डिलीवरी देनी होती है। वो अमीर होने की जगह और गरीब हो जाता है। एक दिन तंग आकर वो पुलिस को सारी बात बता देता है। पुलिस सुनते ही समझ जाती है कि राघविंदर अजय को बेवकूफ बना रहा था। वो चुपके से राघविंदर को उस नकली अंडे में छोटे छोटे अंडे छिपाते हुए देख लेती है। वो राघविंदर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है। एक दिन पुलिस राघविंदर के फार्म हाउस पर पहुंचती है और उससे कहती है कि चिड़ियाघर से एक बड़ी चिड़िया चोरी हो गई है और पुलिस को खबर मिली है कि राघविंदर ने वो चिड़िया उसके फार्म हाउस में छुपा रखी है, जिसे सुनकर राघविंदर घबरा जाता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चिड़िया नहीं चुराई। मेरे फार्म पर तो छोटे छोटे मुर्गे और मुर्गियां हैं। झूठ, हमें पता चला है कि चिड़िया यहीं कहीं है। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। और जब पुलिस उसके फार्म की तलाशी लेती है तो उसे वो बड़ा नकली अंडा मिल जाता है। ये देखो, इतना बड़ा अंडा किसी बड़े पक्षी का ही होगा ना। ये छोटी छोटी मुर्गियां इतना बड़ा अंडा कहां से देंगी? गिरफ्तार कर लो इसे। रुको सर, ये असली अंडा नहीं है। मैंने अजय को उल्लू बनाने के लिए ये सब किया। हमें तो पहले ही पता था, ये हमारा और अजय का ही प्लान था। अब अजय को तुम हर्जाना दोगे और धोखा देने के जुर्म में जेल जाओगे। वहां जाके जी भर के अंडे देना। शिक्षा, लालच करना बुरी बला है। एटीएम चोर। एक गांव में एक चोर रहा करता था जो कि अनपढ़ और गंवार भी था। वो छोटी मोटी चोरियां कर कर अपना गुजारा करता था। एक दिन कालू चोर का कोई मौका नहीं लगा तो उसने सोचा आज रात कुछ बड़ा काम किया जाए जिससे ज्यादा पैसे मिल सके। तो उसने सोचा कि एटीएम मशीन को ही चुरा लेता हूं। ये नोट छापने की मशीन नए नए नोट निकालती है और वो एटीएम मशीन चुरा कर उसे अपने घर ले जाता है और मशीन के पीछे सारे कागज रखकर, अरे नोट छापने की मशीन, जल्दी से सारे के सारे कागजों को नोट में बदल दे। लेकिन एटीएम मशीन तो पैसा डालने पर ही पैसा देती थी। वो कोई प्रिंटिंग प्रेस थोड़े थी जो नोट छापती थी। वो 2-3 दिन परेशान रहता है। फिर वो उस एटीएम मशीन को कबाड़ी को बेचने की सोचता है और वो कबाड़ी की दुकान पर जाता है। अरे भाई, मेरे पास नोट छापने की मशीन है, लोगे 1 लाख में? हाँ भाई, ले लूंगा। दिखा दो, उसके बाद उसके पैसे बताऊंगा। चलो मेरे साथ, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। कबाड़ी वाला मशीन देखने उसके साथ उसके घर चलता है और मशीन देखने के बाद, ये चलती भी है या नहीं? हाँ भाई, ये चलती भी है। देखो, तभी मैंने इसे जंजीर से बांध कर रखा हुआ है, नहीं तो ये अपने आप ही तुम्हारे पास चले जाती। ठीक है, मैं कल आऊंगा और मशीन ले जाऊंगा। कबाड़ी वाला समझदार था। उसने ये एटीएम मार्केट में बैंक के साथ में देखा था। क्योंकि एटीएम मशीन बैंक की है, ये चोरी की गई मशीन है और वो कबाड़ी वाला पुलिस के पास जाकर उस चोर कालू की कंप्लेंट कर देता है। साहब, आज मेरी दुकान पर कालू चोर एटीएम मशीन बेचने के लिए आया था। लो भाई, चोर खुद ब खुद फंस गया। एटीएम से पैसा नहीं निकाला गया तो एटीएम बेचकर ही पैसा कमाने लगा। चलो कल इसको पकड़ते हैं। अगले दिन पुलिस वाला अपना भेष बदलकर कबाड़ी वाले के साथ चोर के घर जाता है। अरे भाई, कहाँ हो? देखो, हम मशीन को लेने आए हैं। लाओ भाई, पहले 1 लाख दे दो, फिर मैं मशीन की जंजीर खोल दूंगा। अगर ये मशीन तुम्हारे साथ चली गई तो फिर मेरा क्या होगा? ठीक है, अभी इसे चला कर दिखाओ, तब हम तुम्हें पैसे देंगे। ठीक है,
चल एटीएम मशीन चल, इनको चल कर दिखा, तभी ये तुझको ले जाएंगे। अरे भाई, इसका भी मूड नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसको जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक ये यहाँ चलेगी नहीं। ठीक है, हम अभी पैसे लेकर आते हैं। कुछ देर बाद, अरे भाई कालू, लो मैं 1 लाख लाया हूँ, मशीन को चलाकर मेरे साथ भेज दो। ठीक है, आप इसकी जंजीर पकड़ लो और इसे खींच कर अपने साथ ले जाओ। एटीएम मशीन मेरे से बहुत प्यार करती है, इसीलिए ये मेरा घर नहीं छोड़ना चाहती। तभी पुलिस वाला अपने असली भेष में आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। चलो, मैं तुमको और तुम्हारी मशीन को दोनों को साथ लिए चलता हूँ। कबाड़ी वाला समझदार निकला जिसने हमारी मदद की। अब तुम जेल में चक्की पीसोगे। चंदन की लकड़ी, चोर और हाथी। चंदन नगर नाम के एक गांव में पुष्पेंद्र नाम का एक चोर रहता था। ये गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत बहुत सारे चंदन के पेड़ थे। छोटी चोरी करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब मुझे कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। इस जंगल में बहुत चंदन के पेड़ हैं। अगर मैं चंदन की लकड़ी को चुपके से काट कर शहर में बेच दूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। पुष्पेंद्र लकड़ी चुराने की तरकीब सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। पुष्पेंद्र अगले ही दिन एक एम्बुलेंस लाता है। अब आएगा मजा चोरी करने में। एम्बुलेंस के अंदर चंदन की लकड़ी। पुष्पेंद्र एम्बुलेंस लेकर जंगल में जाता है। अरे वाह वाह वाह, यहाँ तो चंदन के पेड़ों का खजाना है। आज तो पूरी एम्बुलेंस भर दूंगा चंदन की लकड़ियों से। जय बजरंगबली की। पुष्पेंद्र पेड़ काटने लग जाता है और शाम ढलते ढलते बहुत सारे पेड़ काट देता है। आज के लिए इतना काफी है, रात भी हो गई है, अब चलना चाहिए। पुष्पेंद्र एम्बुलेंस में बैठता है और रातों रात चंदन की लकड़ियां बेचने शहर के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है। ओए, रोको रोको रोको, प्रेम नाम है हमारा, प्रेम चोपड़ा, और ज्यादा होशियारी की तो फोड़ दूंगा तुम्हारा थोपड़ा। क्या ले जा रहे हो एम्बुलेंस में? क्या सर, आप भी एम्बुलेंस को रोक रहे हो? बरखुदार, हम तो उड़ते हुए एरोप्लेन को रोक देते हैं, तो तुम्हारी ये एम्बुलेंस क्या चीज है? हम कानून है और कानून के हाथ साहब बहुत लंबे होते हैं। चलो खोलो अपनी। क्या? अरे गाड़ी। अरे साहब जाने दो ना, लकड़ी सड़ जाएगी। क्या? मेरा मतलब लकड़ी मर जाएगी। मेरा मतलब लड़की मर जाएगी। जल्दी अस्पताल पहुंचाना है। हाँ ठीक है, जल्दी चेक कर लेते हैं। तालपड़े एम्बुलेंस का गेट खोलते ही चिल्लाता है, सर, इसमें तो चंदन की लकड़ी है। इतना सुनते ही पुष्पेंद्र वहां से भाग जाता है। आज तो बाल बच गया। लगता है अब चोरी के लिए कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। पुष्पेंद्र एक दिन रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे हाथी दिखाई देता है। हाथी के ऊपर बहुत सारा सामान रखा होता है। हाथी को देखकर पुष्पेंद्र के दिमाग की बत्ती जलती है। पुष्पेंद्र एक इंजीनियर के पास जाता है और उससे एक ऐसा हाथी बनाने को कहता है जिसके अंदर वो बहुत सारा सामान रख सके। अगले ही दिन इंजीनियर उसे एक रोबोट वाला हाथी बनाकर दे देता है। अब पुलिस तो क्या, पुलिस की चाची भी नहीं पकड़ पाएगी। अगली ही सुबह पुष्पेंद्र भेष बदलकर हाथी पर सवार होकर जंगल में जाता है और चंदन की लकड़ियां काट कर हाथी के अंदर रख देता है और खुद उसके ऊपर बैठकर चल देता है। वापस आते हुए रास्ते में उसे फिर से वही पुलिस वाले मिलते हैं। अरे भाई, इस हाथी को इस टाइम कहाँ ले जा रहे हो? सर, इसको भूख लगी तो
बस घास खिलाने ले गया था। वो क्या है ना, जंगल में घास बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, चलो जाओ। इतना सुनते ही पुष्पेंद्र वहां से चला जाता है। अब मैं इन चंदन की लकड़ियों को बेचकर अमीर बन जाऊंगा। अब पुष्पेंद्र रोज अपने हाथी को जंगल में ले जाता और उसके अंदर चंदन की लकड़ियां भर कर ले आता और ब्लैक मार्केट में बेच देता। पुष्पेंद्र बहुत अमीर बन गया था। उसके पास अपना बंगला और लंबी लंबी गाड़ियां थी। एक दिन पुष्पेंद्र अपने हाथी पर सवार होकर जंगल से चंदन की लकड़ियां चुराकर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में, अरे अरे रुक 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 भाई, हमारी ये जीप खराब हो गई है। जरा इसको हाथी से बांधकर मैकेनिक तक पहुंचा दो, वरना प्रेम चोपड़ा नाम है हमारा। ठीक है सर, रस्सी से बांध दो गाड़ी को। दरोगा ताल पड़े गाड़ी को रस्सी से हाथी में बांध देता है। गाड़ी के वजन से हाथी का इंजन फूक जाता है और हाथी से धुआं निकलने लगता है। अरे ये हाथी में से धुआं क्यों निकल रहा भाई? सर, मुझे तो लगता है भार खींचने से हाथी की हवा निकल गई। कुछ तो गड़बड़ है इस हाथी में। प्रेम हाथी की तलाशी लेता है। तलाशी लेने पर उसके अंदर से बहुत सारी चंदन की लकड़ियां निकलती है। तो तू है वो चंदन चोर, चल तुझे जेल में मिलेगा अब फ्री का चंदन। पुलिस पुष्पेंद्र को पकड़कर ले जाती है। चिकन लेग पीस चुनौती। एक गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहता था। सूरज एकदम पहलवान जैसा था, देखने में एकदम हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर जैसा। सूरज पूरे दिन बस जिम करता और खाता रहता था। उसी गांव में एक नमन नाम का आदमी रहता था। नमन इस गांव में अभी नया नया आया था। नमन यहाँ अपने जुड़वा भाई के साथ एक किराए के मकान में रहता था और काम की तलाश में भी इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन नमन होटल पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी वहां पर सूरज आया। अरे भाई, 5 किलो चिकन फ्राई कर देना और साथ में प्याज और हरी चटनी भी देना। बड़ी भूख लगी है, लाओ लाओ फटाफट लाओ। अरे सूरज भाई, आज तो एकदम डोला शोला चमक रहा है। लगता है अभी अभी जिम करके आ रहे हो। अरे ये तो कुछ नहीं है, अभी तो मुझे अपने डोले को 30 इंच का करना है। अरे सूरज भाई, 30 इंच की तो मेरी कमर है। और अगर 30 इंच का डोला बना लोगे तो खाना खाने के लिए हाथ मुंह तक ही नहीं जा पाएगा। वो सब मैं बाद में देखूंगा। लाओ जल्दी मेरा चिकन फ्राई ले आओ। ठीक है, अभी लाया। दुकानदार जाता है और एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा चिकन लाता है। ये देखकर नमन, अरे भाई, तुम्हारे और दोस्त भी आ रहे हैं क्या, जो इतना सारा चिकन ले लिया है? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा अकेले का खाना है। लगता है तुम इस गांव में नए आए हो। हाँ, मैं इस गांव में नया आया हूँ। ओह अच्छा, मैं तो खाने के ऊपर फूड चैलेंज गेम भी खेलता हूँ। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। नमन मन ही मन सोचता है, अगर मैं इसे फूड के लिए चैलेंज करूं तो शायद मैं इसे जीत सकता हूं और मेरा कुछ फायदा हो सकता है। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें खाने में आसानी से हरा दूंगा। जितना तुम खाओगे उससे ज्यादा ही खाकर दिखाऊंगा। क्या कहा? तुम तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, वो भी खाने में? अरे अपना साइज देखा है क्या? तुम्हारे पेट से बड़ा तो मेरा सर है। हो, मैं तुम्हें खाने में हरा दूंगा। ठीक है, तो कल इसी टाइम होटल पर आ जाओ। तुम्हें भी देख लेता हूँ कितने बड़े तेज मारखा हो तुम। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? अरे, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे रहने के लिए एक घर देना होगा और खाने के बीच में हम ब्रेक भी ले सकते हैं। ठीक है,
तुम्हारी दोनों शर्तें मुझे मंजूर है। मेरे यहाँ कई मकान हैं, उसमें से एक तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपने गांव की जमीन गिफ्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अगली सुबह सूरज और नमन दोनों उसी दुकान में मिलते हैं। आ गए हारने के लिए? वो अभी पता चल ही जाएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। अरे भैया, जरा हम दोनों के लिए चिकन लेग पीस लगा दो, बढ़िया चटपटा फ्राई करके। दुकानदार दो बड़े बड़े बर्तन में खूब सारे फ्राई लेग पीस लेकर आता है। ये लो गर्मा गर्म चिकन लेग पीस, मसाला, चटनी और प्याज के साथ। दोनों चिकन खाना शुरू करते हैं। खाते खाते दोनों का पेट फूल जाता है। तभी अचानक नमन बोल पड़ता है, 1 मिनट रुको, मुझे बड़ी जोर का टॉयलेट आ रहा है, मैं अभी करके आता हूँ, तब तक तुम वेट करो। ठीक है, जाओ, जल्दी आना। नमन टॉयलेट करके आता है। उसका पेट बिल्कुल पिचका हुआ था। अरे, तुम्हारा पेट एकदम पतला कैसे हो गया? अरे भाई, अभी अभी बाथरूम में हक कर आ रहा हूँ, तो पतला तो हो ही जाएगा ना मानो तो बाथरूम में जाकर देख लो। हाँ, ठीक है, चलो खाते हैं। दोनों फिर से खाने लगते हैं। इस बार नमन बहुत तेजी से खा रहा था, जबकि सूरज अब खाते खाते थक चुका था। अरे, मेरा तो पेट भर गया है, अब मुझसे नहीं खाया जाता, मैं हार मानता हूँ। नमन प्लेट का सारा लेग पीस खा लेता है। मैं जीत गया और शर्त के हिसाब से तुम्हें अब मुझे रहने के लिए एक घर देना होगा। ठीक है, शर्त के मुताबिक मैं अपना एक घर तुम्हें दे देता हूँ। ये कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। दुकानदार, अरे भैया, तुमने उस पहलवान को हरा दिया, यकीन नहीं होता, आखिर इसका राज क्या है? उसकी बात सुनकर नमन अपने जुड़वा भाई अमन को आवाज देता है, ये मेरा जुड़वा भाई अमन है। जब खाते खाते मेरा पेट भर गया था तो मैं बहाना बनाकर बाथरूम गया और अपनी जगह अपने जुड़वा भाई अमन को भेज दिया और वो सारा लेग पीस खा गया और इस तरह मैंने उस सूरज को हरा दिया। इतना कहकर नमन और अमन खुशी खुशी वहां से चले गए। उसे गिरता देख चारों शेर हरकत में आ गए और तेज तेज दहाड़ने लगे और अमन की तरफ बढ़ने लगे। चिड़ियाघर में सेल्फी लेना बड़ा महंगा। खुजली बुखार जैसे एक बीमारी है, वैसे ही आजकल एक बीमारी बहुत फैली हुई है, सेल्फी लेने की बीमारी। कभी कोई सेल्फी लेने के चक्कर में खुले नाले में गिर जाता है तो कभी कोई राह चलते किसी सांड से भिड़ जाता है। अमन भी ऐसा ही एक लड़का था जो दिन भर बस सेल्फी खींचता रहता। एक दिन वो अपने एक दोस्त विनोद के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। वहां वो हर जानवर के साथ वो सेल्फी लिए जा रहा था। विनोद, वो देखिए यार, गैंडा, ये तो मेरे मामा जैसा दिख रहा है, इसके साथ सेल्फी लूंगा और मामी को भेजूंगा। क्या यार अमन, तू जब से चिड़ियाघर आया है कोई जानवर तो देख नहीं रहा, बस सेल्फी लिए जा रहा है। यार क्या करूं, मुझे सेल्फी लेना बहुत पसंद है, इससे लाइक और कमेंट आते हैं, तू नहीं समझेगा। वो देख लोमड़ी, उसकी शक्ल तो मेरी पड़ोस वाली आंटी जैसी है। अभी सेल्फी लेता हूँ, फिर उनको टैग करूंगा। भाई उसके इतने पास मत जा, आगे खतरा है। यार दूर से सेल्फी अच्छी नहीं आ रही। देखना, तू एक दिन इस सेल्फी की वजह से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। विनोद ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमन ने उसकी एक ना सुनी और वो मोर, बंदर, सांप, मगरमच्छ सबके साथ सेल्फी लेता रहा। फिर वो दोनों लोग चिड़ियाघर के सबसे खतरनाक यानी शेर के पास पहुंचे। शेर पिंजरे में नहीं बल्कि एक खुली जगह में थे। उस जगह के आसपास गहरा गड्ढा था
जो शेर को आगे आने से रोकता था और बाहर रेलिंग लगी हुई थी। उस रेलिंग पर साफ साफ लिखा था कि उसके ऊपर ना चढ़ें, वरना आप गड्ढे में गिर जाएंगे और शेर आपको खा जाएगा। लेकिन अमन नहीं माना और वो रेलिंग के ऊपर चढ़ने लगा। अमन रुक जा, ये कोई बंदर या खरगोश नहीं है, शेर है। यहाँ से नीचे गिर गया तो सीधा ऊपर जाएगा, यानी भगवान के पास। बस एक सेल्फी ले लो शेर के पास से। देख देख कितनी अच्छी सेल्फी आ रही है। तू बस सिक्योरिटी वाले अंकल पर नजर रख। विनोद के लाख मना करने पर भी अमन नहीं माना और रेलिंग के ऊपर चढ़ के सेल्फी लेने लगा। विनोद की इस हरकत से उन 4 शेरों में से एक शेर को बड़ा गुस्सा आ गया और वो शेर खूब तेज से दहाड़ा। शेर की दहाड़ सुनकर अमन डर गया और इसी डर की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो सीधे शेर के गड्ढे में जा गिरा। उसे गिरता देख चारों शेर हरकत में आ गए और तेज तेज दहाड़ने लगे और अमन की तरफ बढ़ने लगे। 4 भारी भरकम शेरों को अपनी तरफ आता देख अमन के होश उड़ गए। शेर अमन के बहुत करीब आ गया। बस गहरा गड्ढा होने की वजह से शेर उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो अपना पंजा बार बार अमन को मारने के लिए उठा रहा था। अमन डर के मारे भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान मुझे इस बार बचा लो, मैं मर जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी सेल्फी नहीं लूंगा, यहाँ तक कि मैं तो फोन भी नहीं छूऊंगा। अमन को गिरता देख विनोद और आसपास के लोग तेज तेज चिल्लाकर शेर को भगाने लगे, लेकिन उनके चिल्लाने से शेर और भड़क जाता है। शोर सुनकर चिड़ियाघर के सिक्योरिटी वाले आए और उन्होंने रस्सी डालकर अमन को बाहर निकाला। बाहर निकालने पर पता चला कि अमन तो डर के मारे बेहोश हो गया था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया और उसने देखा उसका दोस्त विनोद और चिड़ियाघर के कुछ लोग उसके आसपास हैं। विनोद ने अमन से कहा, देखा अमन, मैंने समझाया था ना, सेल्फी लेने का नतीजा आज तेरी जान लेने वाला था। क्या तेरी लाइफ बस कुछ लाइक्स जितनी कीमती है? हाँ भाई, सॉरी, आज से सेल्फी लेना बंद। तभी हॉस्पिटल में मौजूद एक डॉक्टर ने मजाक में अमन से कहा, क्या बोलते हो अमन, एक सेल्फी हो जाए? इतना सुनते ही अमन वहां से बिना चप्पल के भागा, जिसे देख बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे। शिक्षा, मोबाइल का ज्यादा प्रयोग आपको किसी बड़ी समस्या में डाल सकता है। समोसे का घर। उदयगढ़ नाम का एक नगर था। वहां अनीता नाम की लड़की अपने पिता और सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन के साथ रहती थी। अनीता के पिता शहर में काम करने जाते थे और हर इतवार को सबके लिए समोसे लेके आते थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसको सिर्फ एक ही समोसा देते थे। उसे मन करता कि वो सारे समोसे खा जाए, क्योंकि अनीता को समोसे बहुत पसंद थे। भगवान जी, माँ और बहन मुझे सिर्फ एक ही समोसा खाने के लिए देते हैं, बाकी खुद खा लेते हैं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि खुद समोसा खरीद के खा लूं। आप कुछ ऐसा करो कि मैं पेट भर के समोसे खा लूं। अगले हफ्ते जब उसके पिता घर आए तो अनीता खुशी के मारे उछल पड़ी और अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहन के तैयार हो गई। एग्जाम्स होने की वजह से अनीता की बहन और उसकी माँ शहर नहीं जा सके। अनीता पहली बार जादू का खेल देख रही थी। जादूगर कभी टोपी से कबूतर निकालता, कभी पैंट की जेब से लंबा सा रुमाल, तो कभी उसी लड़के को हवा में लटका देता। आब्राकाडाब्रा, गुड़ 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 गुड़, इस आदमी की शर्ट हो जाए गुम। उस जादूगर के ऐसा बोलते ही उसके सामने बैठे इंसान की शर्ट अचानक गायब हो गई। इससे पहले कि जादूगर आगे कुछ बोलता, वो आदमी वहां से बिना शर्ट के भाग गया। उसे लगा कहीं जादूगर उसकी पैंट भी गायब ना कर दे। ये सब देखकर अनीता और वहां बैठा हर कोई जोर जोर से हंसने लगा। अनीता जब जादू का खेल देखकर वापस लौट रही थी, ये जादूगर तो बड़ा कमाल का है, काश ये मेरे लिए समोसे ही समोसे ला दे। थोड़ी देर में अनीता की आंख लग गई
और उसने खुद को समोसे के बने एक घर के बाहर पाया। दरवाजा खोलकर जब वो उस घर में गई तो वो हैरान रह गई। अंदर सब कुछ समोसे का था। समोसे का सोफा, समोसे का बिस्तर। नल खोलो तो उसमें से भी पानी की जगह गरम गरम समोसे निकल रहे थे। यहाँ तक कि उस घर के गार्डन में भी हर जगह समोसे के पेड़ थे। अनीता ने पेट ही नहीं, मन भर के समोसे खाए और सो गई। लेकिन जब वो उठी तो उसने वापस खुद को बस में पाया। यानी अभी जो मैंने समोसे का घर देखा वो बस एक सपना था। ये सोचकर वो उदास हो गई। लेकिन जब घर पहुंचकर उसने अपना बैग खोला तो उसने उसमें 10 समोसे देखे। पहले उसे लगा ये भी सपना है, लेकिन जब उसने उन समोसों को छुआ तो उसने पाया कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत थी। उसने एक एक करके 5 समोसे खाए और 5 समोसे अगले दिन के लिए बचा लिए। फिर जब वो स्कूल गई तो उसने देखा कि शहर वाला जादूगर उसके स्कूल में भी जादू दिखाने आया था। वो बहुत खुश हो गई और उसने उस जादूगर को समोसे के लिए धन्यवाद दिया, जिसे सुनकर जादूगर हैरान रह गया। बेटा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मैं तुम्हें समोसे कैसे देता? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, या शायद भगवान ने तुम्हारे लिए समोसे भेजे हैं। अनीता को भी लगा शायद भगवान ने उसके लिए समोसे भेजे होंगे, लेकिन अनीता नहीं जानती थी कि वो समोसे उसके पिता ने उसके बैग में रखे थे, क्योंकि उन्होंने बस से लौटते हुए अनीता को नींद में समोसे के लिए बड़बड़ाते हुए सुन लिया था। बाद में अनीता को भी इस बात का पता चल गया कि समोसे उसके पिता लाए थे। अब अनीता के पिता हर बार अनीता के लिए अलग से समोसे लेके आते, जिन्हें अनीता चुपचाप खाती। उसकी सौतेली माँ और बहन को इसका पता तक नहीं चलता। शिक्षा, माँ बाप ही बच्चों के लिए भगवान होते हैं। चिकन वाला। एक नगर में राहुल नाम का आदमी रहता था। राहुल एक चिकन शॉप का मालिक था। उसकी चिकन की दुकान काफी चलती थी। सबको उसकी दुकान का चिकन काफी पसंद आता था। राहुल थोड़ा मजाकिया पर दिल का अच्छा आदमी था। ये लो भाई साहब, 5 किलो चिकन। वो आदमी राहुल को चिकन के पैसे देता और चिकन लेकर चला जाता। एक दिन चिकन शॉप पर रवि नाम का एक आदमी आया। अरे भाई, ये चिकन कैसे दे रहे हो? पैसे मैं दे रहा हूँ भाई। अरे मेरा मतलब कैसे दे रहे हो चिकन? अच्छा, तो तुम ये पूछ रहे हो कि मैं चिकन कैसे दे रहा हूँ? मैं भी तो यही कह रहा हूँ इतनी देर से। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चिकन 200 रुपए किलो है, उसके साथ 500 ग्राम फ्री, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, 1 किलो दे दो। रवि चिकन लेता है और अपने घर की तरफ जाता है। ये चिकन वाला तो खूब नोट छाप रहा है, बहुत कमाई होती है इसकी, और मुझे आधा किलो चिकन फ्री भी दे दिया। ये तो बहुत नोट छापता होगा। अगर मैं भी इसके बगल में एक चिकन की दुकान खोल दूं तो मैं भी माला माल हो जाऊंगा। अगली सुबह रवि पैसे लेकर मंडी जाता है और वहाँ से बहुत सारे मुर्गे ले आता है। रवि भी राहुल की दुकान के सामने एक चिकन शॉप खोल देता है। अरे भाई, ये क्या? कल ही तो तुमने मेरा चिकन खाया था और आज मेरी ही दुकान के सामने अपनी दुकान खोल ली। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी मुर्गी चुरा ली हो। अरे जाओ जाओ, आज से मेरी दुकान यही लगेगी। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। 1 किलो चिकन के साथ 1 किलो चिकन फ्री। आओ आओ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। कैसे दे रहे हो चिकन? 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? भाई साहब, आओ मेरी दुकान का चिकन खरीदो। मैं भी तुम्हें 1 किलो चिकन के साथ 1 किलो फ्री दूंगा। अरे मेरे यहाँ से लो, 1 नंबर चिकन है, मैं 1.5 किलो फ्री दूंगा। अरे भाई साहब, मेरी दुकान से चिकन लो, मैं भी तुम्हें 1.5 किलो फ्री दूंगा। एक तरफ रवि आदमी को खींचता
तो दूसरी तरफ राहुल। अरे छोड़ो मुझे, तुम दोनों ने तो मेरा ही चिकन बना दिया। छोड़ मुझे नहीं लेना। अगले दिन राहुल दुकान पर जाता है। तभी वो देखता है कि रवि की दुकान पर बहुत भीड़ लगी है। अरे ये क्या, इसने तो 1 किलो चिकन के साथ 2 किलो चिकन फ्री का बोर्ड लगा दिया है। इतना सस्ता चिकन बेच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन राहुल चुपके से रवि की शॉप में घुस जाता है। वहां पर उसे बहुत बड़े बड़े मुर्गे दिखते हैं। अरे बाप रे, ये मुर्गे हैं या बकरी? इतनी बड़ी मुर्गी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी राहुल को किसी के आने की आवाज आती है। ये देखकर राहुल छिप जाता है। राहुल देखता है कि वहां पर रवि आया है। ये इंजेक्शन तो कमाल का है। एक सुई लगाते ही मुर्गे 10 किलो के हो जाते हैं। अब देखता हूँ मेरे सामने उस राहुल के बच्चे की दुकान कैसे चलती है। तभी रवि एक मुर्गे के सुई लगाता है और देखते ही देखते वो मुर्गा 10 किलो का हो जाता है। तभी राहुल बाहर आ जाता है और रवि से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? पैसे के लालच में तुम लोगों को ये जहरीले चिकन खिलाओगे? ऐसे मत करो, ये चिकन खाने से लोग बीमार पड़ जाएंगे। मेरी मुर्गी, मेरा इंजेक्शन, मेरी दुकान। मैं तो ऐसे ही चिकन बेचूंगा, क्या कर लोगे? राहुल रवि को सबक सिखाने के लिए एक रात चुपके से रवि की दुकान में घुस जाता है और एक एक करके सारे मुर्गों को काटने वाला इंजेक्शन लगा देता है और सबको पिंजरे से बाहर निकाल देता है। अगले दिन जैसे ही रवि दुकान खोलता है, सारी मुर्गियां उस पर टूट पड़ती हैं और उसे चोंच मारने लगती हैं। अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ, मुझे बचाओ। रवि वहां से भाग जाता है। उसके सारे मुर्गे मुर्गियां भी उसके पीछे उसे काटने के लिए भागते हैं। अरे मेरे बाप, माफ कर दो मुझे, अब कभी भी किसी को सुई नहीं लगाऊंगा।